हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 1 की होने वाली है। और सेमेस्टर 1 की जो हमारी वीडियो है ये एजुकेशन की वीडियो होने वाली है। एजुकेशन जो है ये आपकी, इसका नाम है समकालीन भारत में शिक्षा, जिसके हम ऑलरेडी 3 चैप्टर पूरे कवर कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर उसे चेकआउट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि आज हम चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। चलिए फिर बिना देरी करे हम चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 कवर करेंगे। स्टार्टिंग करने से पहले आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है शिक्षा के विकास में चुनौतियां और मुद्दे, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारी चुनौतियों और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा कर चुके थे। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। ओके, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमने इससे ऊपर की जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला था वो था जाति। अब हम देखेंगे कि जाति होती क्या है और ये जाति जो है किस तरह से प्रभावित करती है हमारी शिक्षा को। तो सबसे पहले हम जाति की परिभाषा देखेंगे कि जाति की क्या परिभाषा लिख सकते हैं हम। जाति की परिभाषा के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, एंडरसन और पार्कर के अनुसार जाति सामाजिक वर्ग संगठन का वह चरम रूप है जिसमें व्यक्ति की स्थिति पदानुक्रम व वंश और जन्म से निर्धारित होती है। यानी एंडरसन और पार्कर के अनुसार जाति जो है वो एक ऐसा वर्ग है या एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति की स्थिति को दर्शाती है, या तो वो पदानुक्रम हो सकती है या फिर वंशानुक्रम उसकी जन्म की स्थिति को दिखाती है। इसका अर्थ है कि जाति व्यक्ति के जीवन की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है और वह स्थिति जन्म के समय ही तय की जाती है। यानी वो जो स्थिति है वो सामाजिक जीवन को प्रभावित करेगी और ये जो स्थिति है या ये जो सिचुएशन है या ये जो पद है वो जन्म के आधार पर ही दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है व्यक्ति खुद कमाता हो या उसकी इच्छा से चुनी जाती हो जाति, नहीं, वो जिस जाति में पैदा हो जाता है वही उसकी जाति कहलाती है। ठीक है, जाति वर्गीकरण प्रणाली, चलिए इसको देख लेते हैं। जाति वर्गीकरण प्रणाली भारतीय समाज में प्रमुख है, विशेषकर हिंदू धर्म में यह प्रणाली समाज की आबादी को 5 प्रमुख जातियों में विभाजित करती है। यानी जाति वर्गीकरण जो प्रणाली है ये भारत में सबसे प्रमुख है, खासकर हिंदू धर्म में। ठीक है, तो हिंदू धर्म में ज़्यादातर हम देख सकते हैं जाति का वर्गीकृत किया जाता है और मुख्य रूप से 5 भागों में इसे वर्गीकृत किया जाता है। जो 5 भाग हैं उसमें होते हैं, पहले होते हैं ब्राह्मण जो कि पूजा, शिक्षा और चिकित्सा करते हैं। फिर होते हैं क्षत्रिय जो कि सैन्य, युद्ध और आदि करते हैं। फिर होते हैं वैश्य जो होते हैं वो व्यापारी व्यावसायिक चीज़ें करते हैं। फिर आते हैं शूद्र जो होते हैं वो नौकरी, मजदूरी ऐसे कार्य करते हैं। फिर आते हैं अछूत जो सामाजिक आउटकास्ट, अशुद्धता कार्य करने वाले होते हैं, यानी जो नाली वाली साफ करने वाले हो गए, ऐसे जो कार्य होते हैं वो अछूत लोग द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जाति की विशेषताएं कि जो जाति है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम जातियों की विशेषताएं देख लेते हैं। जाति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब देखिए, जाति जो है उसकी एक विशेषता तो होती नहीं है, तो जाति की जो बहुत सारी विशेषताएं, अब हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। पहली आप विशेषता लिख सकते हैं, जन्म से निर्धारित। जाति सदस्य जन्म से तय होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। यानी जो जाति है वो जन्म से ही निर्धारित हो जाती है और इसे बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, अंतविवाही समूह। जाति समूह के लोग सामान्यतः एक ही जाति में विवाह करते हैं जिससे उनकी सामाजिक और व्यावसायिक संबंध स्थित होते हैं। यानी देखिए, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जाति के अंदर ही विवाह होता है, तो ये एक इसकी विशेषता भी है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, व्यवसाय आधारित वर्गीकरण। जाति व्यक्ति के पेशे को भी प्रभावित करती है, यानी जो उसका व्यवसाय होता है उसको भी प्रभावित करती है। किस तरह से? ब्राह्मण शिक्षा और पूजा में के लिए होते हैं, क्षत्रिय जो होते हैं वो सुरक्षा और युद्ध के लिए होते हैं, वैश्य व्यापार के लिए होते हैं और शूद्र जो होते हैं वो सेवा के लिए होते हैं और जो अछूत होते हैं वो अशुद्ध कार्यों के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं,
सामाजिक पदानुक्रम जाति सामाजिक पदानुक्रम में व्यक्तिगत व्यवस्थित होती है, जहां ब्राह्मण सबसे ऊपर और अछूत सबसे नीचे होते हैं। तो इसमें पद देखने को मिलते हैं जहां पर ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा जाता है और अछूतों को सबसे नीचे रखा जाता है। ऐसे ही जैसे अभी हमने देखा, ये क्रम के अनुसार ही होते हैं, सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर अछूत। इस तरह से ये पूरे ही पैटर्न या ये कहें पूरे ही क्रम के अनुसार चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक नियंत्रण। जाति प्रणाली सामाजिक नियंत्रण का एक माध्यम भी है जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है, यानी ये समाज में नियंत्रण बनाने का भी कार्य करता है जाति। आई होप आपको जाति की विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे जाति और शिक्षा के शिक्षा पर जाति का क्या प्रभाव पड़ता है। जाति का शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उच्च जाति के लोग शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अवसर प्राप्त करते हैं, जबकि निम्न जाति के लोग उनके सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में जाति आधारित भेदभावों के कारण कई बार निम्न जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयां होती है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी हम जाति को देख सकते हैं, जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा कठिनाई भी पैदा कर देती है। यानी जो उच्च जाति के छात्र होते हैं उन्हें तो अच्छी शिक्षा मिल जाती है, और जो निम्न जाति के छात्र होते हैं उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती, और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है निम्न जाति के लोगों को। अब हम देखेंगे आधुनिक संदर्भ में जाति। चलिए इसको देख लेते हैं। आधुनिक संदर्भ में जाति किस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं आधुनिक समय में भी जाति का प्रभाव बना हुआ है, हालांकि इसके खिलाफ कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय संविधान ने जाति आधारित भेदभावों को समाप्त करने के लिए कई प्रावधान किए हैं। शिक्षा और रोजगार और आरक्षण नीतियों के माध्यम से निम्न जाति के लोगों को समान अवसर प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। यानी अभी भी हम कह सकते हैं जाति का जो प्रभाव है वो है, पर फिर भी हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो जाति को कम करने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाता है। पहले अछूत की प्रथा थी, अब अछूतों की वो प्रथा को समाप्त कर दिया गया। निम्न जाति के लोगों के लिए आरक्षण दिया गया है ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सके। तो हम ऐसी सिचुएशन भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जाति और सामाजिक परिवर्तन। यानी जाति की वजह से जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसको देखेंगे। जाति व्यवस्था के खिलाफ सामाजिक परिवर्तन और सुधार की मांग लंबे समय से की जा रही है। अनेक सामाजिक और धार्मिक सुधारों ने जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई है और समानता की वकालत की है। यानी हम कह सकते हैं जो धार्मिक भेदभाव होते हैं उसके खिलाफ समाज में बहुत ज़्यादा सुधार की मांग की गई है और करी भी जा रही है, और जाति जो प्रथाएं होती हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, और अभी भी ये चीज़ें कंटिन्यू हैं। अब देखेंगे कि आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, जाति के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं जाति भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक जीवन को प्रभावित करता है। जी हाँ, क्योंकि जाति जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मान लिया गया है, और जाति हमारे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सभी स्थानों पर हमें प्रभावित करती हुई दिखाई देती है। हालांकि आधुनिक समय में इसके खिलाफ कई कदम उठाए गए हैं, फिर भी जाति का प्रभाव अभी भी समाज में महसूस किया जा सकता है। इसके खिलाफ शिक्षा की सामाजिक जागरूकता के माध्यम से जाति प्रथा को उन्मूलन की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। यानी अभी भी आधुनिक टाइम में भी जो जाति है वो हमें प्रभावित करती हुई दिखाई देती है, लेकिन इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी उठाई जा रही हैं ताकि जो जाति है वो हमें सामाजिक रूप से प्रभावित ना कर पाए और हम सब एक ही जैसी शिक्षा, एक ही जैसे समाज में रह पाएँ। जो ऊंच नीच है उसे ख़त्म किया जा सके। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्ग यानी क्लास के वर्ग क्या होता है। चलिए वर्ग की परिभाषा देख लेते हैं, क्लास की परिभाषा देख लेते हैं। वर्ग समाज की एक संरचना है जो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शिक्षा और पेशे के आधार पर निर्धारित होती है। यानी वर्ग जो है वो एक सामाजिक स्थिति है जो कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शिक्षा की स्थिति, इन सभी और पेशे की स्थिति जो होती है यानी जो उसका कार्य होता है उसके आधार पर निर्धारित की जाती है। वर्ग व्यवस्था एक गतिशील प्रणाली है जहां व्यक्ति अपने प्रयासों और योग्यता के आधार पर अपनी स्थिति को सुधार कर सकता है। वर्ग व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। और देखिए जो वर्ग व्यवस्था है वो व्यक्ति अपनी स्थिति को सुधार सकता है वर्ग व्यवस्था में, क्योंकि देखिए अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं तो कुछ टाइम पहले हो सकता है मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ, बट मैंने इम्प्रूवमेंट किया, आप लोगों ने सपोर्ट किया तो हमारा चैनल ग्रो हुआ। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो सिचुएशन थी और हमारा जो वर्क है यानी वर्ग में मैं जो टीचिंग लाइन में मेरा वर्क है उसमें इम्प्रूवमेंट आया, तो हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रमुख विशेषता देख लेते हैं। पहली विशेषता आप लिख सकते हैं
स्थिति के पदानुक्रम की प्रणाली। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं वर्ग व्यवस्था में समाज को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है, जहां प्रत्येक स्तर पर कुछ विशेषताएं और सीमाएं होती हैं। यह पदानुक्रम आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक आधार पर होता है। यानी देखिए ये जो हमारी वर्ग है वो अलग अलग कैटेगरियों में बांटा जा सकता है, और ये जो है ये हमारी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर बांटा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट में आप लिख सकते हैं सामाजिक श्रेणी की प्रणाली। यह मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति पर आधारित होती है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसे समाज में एक विशिष्ट श्रेणी में रखता है, जो उसके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। यानी देखिए ये जो प्रणाली है ये आर्थिक रूप पर डिपेंड करती है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा अमीर है तो उसे ज़्यादा अच्छी प्रणाली में रखा जाता है, यानी उसकी श्रेणी अच्छी होती है। कोई गरीब है तो उसे गरीब वाली श्रेणी में रखा जाता है। तो ये व्यक्ति के जो जीवन होता है उसको भी प्रभावित करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं धन और शक्ति का असमान वितरण। वर्ग व्यक्ति के धन और शक्ति के असमान वितरण से पहचानी जाती है। उच्च वर्ग के लोग अधिक धन और संसाधनों पर कब्जा करते हैं, जबकि निम्न वर्ग के लोग संसाधनों की कमी से जूझते हैं। यानी जो हमारी वर्ग है इसमें हम देख सकते हैं भेदभाव भी होता है, क्योंकि जो उच्च वर्ग वाले होते हैं उनके पास अधिक संसाधन होते हैं, जो निम्न वर्ग वाले होते हैं वो कम संसाधनों की कमी से जूझते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं जाति व्यवस्था से ये अधिक गतिशील। वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था की तुलना में अधिक गतिशील होती है। जाति व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति जन्म से निर्धारित होती, बदली नहीं जाती। यानी देखिए जो वर्ग व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था से अधिक गतिशील होती है, और जाति व्यवस्था में जो इसकी स्थिति होती है किसी भी व्यक्ति की वो जन्म पर आधारित होती है और उसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, जबकि वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर अपनी स्थिति को बदल सकता है। और जो वर्ग व्यवस्था होती है उसमें व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपनी स्थिति को चेंज कर सकता है। यानी अगर वो गरीब है तो अमीर भी हो सकता है अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी योग्यता के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप 5th पॉइंट लिख सकते हैं स्वयं के प्रयासों से उन्नति। वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति अपनी स्थिति को स्वयं के प्रयासों और मेहनत से सुधार सकता है। यहाँ विरासत में मिली संपत्ति या सामाजिक स्थिति का प्रभाव कम होता है। यानी देखिए अगर व्यक्ति खुद चाहे अपनी स्थिति को चेंज करना तो वो कर सकता है। यहाँ विरासत वाली चीज़ें कम देखी जा सकती हैं। अब देखिए मैं भी यहाँ आपके लिए एक टीचर हूँ, आप नहीं जानते मैं किस घर से बिलोंग करती हूँ या मेरे पास क्या है क्या नहीं, बस आप ये जानते हो कि मैं आपकी टीचर हूँ। तो ये चीज़ हमारी वर्ग व्यवस्था के अंदर देखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे वर्ग संरचना की विशेषताएं। जो वर्ग संरचना है उसकी क्या क्या विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं बहुत सारी हैं तो उसको नीचे दिखाया गया है। चलिए हम एक 1 बाय 1 उनको सभी को देखते हैं। पहली आप लिख सकते हैं स्थिरता और तरलता। वर्ग संरचना एक हद तक स्थायी होती है, लेकिन इसमें तरलता भी होती है जो व्यक्ति की सामाजिक गतिविधियों की अनुमति देती है। व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर उच्च वर्ग में प्रवेश कर सकता है या आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर निम्न वर्ग में प्रवेश कर सकता है। यानी देखिए ये जो है ये हमें व्यक्ति की जो संरचना होती है या फिर ये कहें व्यक्ति की जो स्थिति होती है उसे चेंज करने की अनुमति देता है। अगर व्यक्ति चाहे तो ज़्यादा धन कमाकर उच्च वर्ग में जा सकता है, और अगर वो धन लॉस कर दे यानी अगर उसके पास धन ना बचे तो वो निम्न श्रेणी में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक चेतनाओं और एकजुटता। वर्ग व्यवस्था समाज की सामाजिक चेतनाओं और एकजुटता पर आधारित होती है। समान वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ एकजुट होते हैं और अपनी सामूहिक पहचान को बनाए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं जीवन शैली और सांस्कृतिक अभिरुचियां। प्रत्येक वर्ग की अपनी विशिष्ट जीवन शैली और सांस्कृतिक अभिरुचियां होती हैं। यह उनके रोजमर्रा और जीवन के तौर तरीके, खान पान, वस्तु और मनोरंजन के संसाधनों को परिलक्षित करती हैं। यानी हर एक वर्ग की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, अपना अपना खान पान होता है, अपनी अपनी विशेषताएं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं वो एक जैसे ब्रांड यूज़ करते हैं, ये उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो एक जैसी होती है। जो गरीब लोग होते हैं उनकी लाइफस्टाइल ज़्यादातर एक जैसी होती है। तो हम ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे समान और हीनता का मापदंड। वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति को उनके सामाजिक पदानुक्रम के आधार पर सम्मान या हीनता प्राप्त होती है। उच्च वर्ग के लोगों को समाज में अधिक सम्मानता मिलती है, जबकि निम्न वर्ग के लोगों को हीनता का सामना करना पड़ता है। यानी देखिए जो समाज में स्थिति है या समाज में जो इज्जत है या बेइज्जती है वो उनके वर्ग पर आधारित होती है। अगर वो उच्च वर्ग का है तो उसे ज़्यादा इज्जत दी जाती है, और वो निम्न वर्ग का है तो उसे कम इज्जत दी जाती है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हम देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे।
आगे अब हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, कक्षा के बीच में सीमाएं यानी वर्ग के बीच में सीमाएं किस तरह से वर्ग संरचना में कक्षाओं के बीच की सीमाएं तरल होती हैं, कम सटीक रूप से परिभाषित होती हैं। व्यक्ति अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करके एक वर्ग से दूसरे वर्गों में प्रवेश कर सकता है। यानी अगर व्यक्ति चाहे तो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करके अपने निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में प्रवेश कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जो निम्न है वो निम्न ही रहेगा, नहीं, वो अपने अंदर अपनी जो सीमाएं हैं उसमें चेंज करके या उसमें परिवर्तन करके वो उच्च वर्ग में जा सकता है। ठीक है, अब ना हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उप संस्कृतियां देख लेते हैं। सामाजिक वर्ग उप संस्कृतियों के रूप में कार्य करता है। यहाँ प्रत्येक वर्ग की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताएं और मूल्य होते हैं। यह उप संस्कृतियां समाज की विविधता और बहुलता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे वर्ग व्यवस्था के प्रभाव, कि वर्ग व्यवस्था जो है इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं या ये क्यों हमें पढ़ाई जा रही है। वर्ग व्यवस्था का समाज पर व्यापक प्रभाव होता है। यह समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना को प्रभावित करती है। वर्ग व्यवस्था के मुख्य प्रभाव इस प्रकार है, यानी देखिए जो वर्ग व्यवस्था है वो हमारे सामाजिक, आर्थिक और जो हमारी राजनीतिक है इन सभी पर प्रभाव डालती हुई हमें दिखाई देती है। अब हम एक एक करके इनके प्रभाव देख लेते हैं कि ये किस तरह से प्रभाव डालती है। फर्स्ट आप लिख सकते हैं शिक्षा पर प्रभाव। वर्ग व्यवस्था शिक्षा तक पहुंच को प्रभावित करती है। उच्च वर्ग के लोग उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि निम्न वर्ग के लोगों के लिए यह एक चुनौती हो सकती है। ये शिक्षा की असमानता को जन्म देती है। यानी देखिए जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो उच्च शिक्षा ले लेते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली लेते हैं, बट जो निम्न वर्ग वाले होते हैं वो ये चीज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम शिक्षा में असमानताएं देखी जा सकती है या हमें शिक्षा में असमानताएं दिखती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम लिख सकते हैं आर्थिक अवसरों पर प्रभाव। वर्ग व्यवस्था आर्थिक अवसरों को भी प्रभावित करती है। उच्च वर्ग के लोग अधिक रोजगार और व्यावसायिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि निम्न वर्ग के लोग सीमित अवसरों का सामना करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव। उच्च वर्ग के लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जबकि निम्न वर्ग के लोग स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझते हैं। यह स्वास्थ्य की असमानताओं को जन्म देती है। यानी देखिए जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उनमें भी हम भेदभाव देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव। वर्ग व्यवस्था सामाजिक गतिशीलता को सीमित कर सकती है। उच्च वर्ग के लोग अपनी स्थिति को बनाए रखने में सक्षम होते हैं, जबकि निम्न वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक उन्नति की संभावनाएं सीमित होती हैं। यानी जो अमीर हैं उन्हें पता होता है कि किस तरह से अमीर बने रहना है, यानी उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बट निम्न वर्ग के पास ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों से निपटना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। वर्ग व्यवस्था समाज की एक महत्वपूर्ण संरचना है जो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शिक्षा और पेशे के आधार पर निर्धारित होती है। ये समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना को प्रभावित करती है। यानी जो हमारी वर्ग व्यवस्था है वो हमारी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सारी ही संरचना को प्रभावित करती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, आगे चलेंगे। और विभिन्न असमानताओं को जन्म देती है, जैसे कि अभी हमने देखा बहुत सारी असमानताओं को ये जन्म देती हुई हमें दिखाई देती है। वर्ग व्यवस्था की विशेषताएं और प्रभाव समाज में गहरी पैठ रखते हैं और सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में कई चुनौतियां उत्पन्न करते हैं, जो कि अभी हम सारी ही चुनौतियों को देखकर आए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि यहाँ हमारा पूरा ही चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगी। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो अभी तक मैंने आपको सारे ही नोट्स पढ़ाए हैं, अगर आप उनको सेल्फ स्टडी करना चाहें तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप ये सारे ही फीचर्स देख सकते हैं और आप अपनी फ्री में सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।